नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो बीते पूरे हफ्ते हमने देखा कांग्रेस का बवाल जो थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे बार बार कई पिछले कुछ महीनों से लगा कि अब सुलझा तब सुलझा, अब चीजें सुधरी तब सुधरी, लेकिन सुधरने का नाम ही कहां ले रही थी साहब। आप देख रहे थे कि किस तरीके से एक मुख्यमंत्री जो है वो ह्यूमिलिएट महसूस किए गए, तो वो हटे, दूसरे आए, तो उसके बाद उनको जिस गुट का माना गया उस गुट के मुखिया उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो पंजाब में 2 गुट की जगह 3 गुट बन गए। इस सब के बीच में कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां पाती है पंजाब में? ये तो एक अध्याय हुआ। दूसरा अध्याय शुरू हो गया छत्तीसगढ़ में। वहां पर हालत यह है कि 30 विधायक दिल्ली में एक साथ इत्तेफाकन एक पर्सनल विजिट पर चले आए। खुल के बोल नहीं रहे हैं क्यों आए, लेकिन ये सब भूपेश बघेल गुट के हैं। ये सारे वो लोग हैं जो कि भूपेश बघेल गुट के होने के बाद एक तरीके का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं आला कमान में कि ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला मत लगाइएगा। देखिए कितने सारे लोग, लेकिन हैं अपने पर्सनल विजिट पर। तो ऐसे में एक जो सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि कांग्रेस में चल क्या रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी अंदर से एक विस्फोटक किस्म की स्थिति में आ गई है कि अंदर से ही धीरे धीरे करके टूटती बिखरती चली जाएगी? और कितना बिखरेगी भाई? 2014 से ये जो एक अजीब सी स्थिति में है कांग्रेस पार्टी, ये कब तक चलता रहेगा? 7 साल तो हो गए। 2024 से पहले ठीक हो पाएगा या नहीं? और जो सबसे बड़ी चुनौती अब कांग्रेस के पास ये आ रही है कि ये जो मुख्य विपक्ष की भूमिका है उनकी, क्या वो निभा भी पाएंगे या और लोग आ जाएंगे? जैसे कि आम आदमी पार्टी अलग अलग राज्यों में जा रही है, तृणमूल कांग्रेस अलग अलग राज्यों में जा रही है। तो ऐसे में मुकाबला में आज जो बड़ा सवाल हम पूछना चाह रहे हैं वो है ये: कांग्रेस के हाथ से क्या निकलता जा रहा है मुख्य विपक्ष होने का खिताब? टूटी बिखरी कांग्रेस क्या विपक्ष को पहुंचा रही है नुकसान? एक बात यह कही जाती है कि एक कामराज प्लान हुआ करता था कांग्रेस पार्टी में कि इंदिरा गांधी जो पुराने लोग थे उनको नियंत्रण में नहीं कर पा रही थी, तो सारे लोगों को बोला कि आओ पार्टी में, और फिर उन्होंने एक छत्र होकर के राज किया और पार्टी को दोबारा खड़ा किया। तो क्या राहुल गांधी वो करना चाह रहे हैं? और अगर करना चाह रहे हैं तो जरा कामराज प्लान ढंग से लागू कीजिए ना। आप अध्यक्ष हैं और उसके बाद भी आप अध्यक्ष की सारी चीजें कर रहे हैं, तो क्या करेगी कांग्रेस और विपक्ष में उसकी क्या भूमिका रहेगी? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। विनोद अग्निहोत्री कंसल्टिंग एडिटर हैं अमर उजाला के, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, आपके विचार गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी से मिलते जुलते हैं। निर्मल पाठक एडिटर पीटीआई भाषा, आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, और प्रीता हरित आप IRS ऑफिसर थी, फॉर्मर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स थी, और अभी हाल फिलहाल ही आपने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। कुछ वजहें हैं, आपसे वो वजहें जानेंगे। मैं सबसे पहले आपसे तहसीन पूछना चाहता हूं कि ये मुख्य विपक्ष की जो एक पोजीशन थी कांग्रेस पार्टी के पास, कि चाहे जैसी भी हो, लेकिन है एक पैन इंडिया पार्टी कांग्रेस पार्टी ही है। आपको लगता है कि इस लंबे चलते हुए कलह की वजह से यह खिताब छिन जाएगा कांग्रेस से? बिल्कुल नहीं संकेत, बिल्कुल नहीं संकेत जी। आज भी कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा दल है, और मैं ये समझता हूं कि जो चर्निंग हो रहा है कांग्रेस में, ये लोकतांत्रिक है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर जो खरे नहीं उतरेंगे, कांग्रेस की आइडियोलॉजी यानी महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी, जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी, वे अपने रास्ते जा सकते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं और मैं ये भरोसा मुझे ये है कि कांग्रेस न केवल 2024 के चुनाव में, लेकिन अब जो चुनाव आ रहे, जिन सूबों में चुनाव आ रहे, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, उसमें भी एक बहुत अच्छा रोल, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। मैंने लगातार आपके शो पे कहा है और आज भी कह रहा हूं और हर बार ये दोहराता हूं कि कांग्रेस पंजाब, उत्तराखंड जीत रही है और गुजरात भी कांग्रेस जीत रही है। तो ये चर्निंग जो हो रहा है लोकतंत्र के लिए अच्छा है, ये आइडियोलॉजी दिखाता है। और मैं संक्षेप में एक लाइन बता दूं, नहीं, चर्निंग, देखिए वो आपकी बात सही है कि चर्निंग बड़ी अच्छी हो रही है। तहसीन में आता हूं वापस आपके पास, और लोगों से भी कमेंट ले लें। प्रीता हरित जी भी हमारे साथ हैं। प्रीता जी, आप ये बताइए कि अभी आपने तहसीन साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि ये जो चर्निंग हो रही है, जो मंथन हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, उससे अमृत अलग निकलेगा और विष अलग निकलेगा। तो ये क्या हुआ कि आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी? इस मंथन का लाभ आपने क्यों नहीं उठाया?
मंथन अभी हो रहा है। मंथन अभी होते होते कितने वर्ष निकलेंगे इसका कोई पता नहीं है। कांग्रेस में कौन क्या कर रहा है इसका कोई पता नहीं है, किसके पास क्या ज्यूरिस्डिक्शन है। और बहुत सारे नेता हैं जो जो टॉप लीडरशिप है, जो हाई कमांड है, उस तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं है। और ग्राउंड रियलिटी से कोसों दूर है अभी पार्टी। और जैसे कि मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव रहा है पार्टी के साथ, वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो मेरा यही कहना है कि पार्टी को यदि सुधारना है तो पार्टी को ग्राउंड से कार्यकर्ता को साथ लेना पड़ेगा, ग्राउंड से कार्यकर्ता को साथ लेना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। जो पार्टी में मठाधीश बैठे हैं उनको वहां से हटना पड़ेगा। मठाधीशों ने जो वहां पर रोक लगा रखी है नए टैलेंट को, उसको रोक को खत्म करना पड़ेगा। और रोक कौन है मठाधीश? तभी पार्टी का सुधार प्रीता जी, कौन है मठाधीश? ये पार्टी का तो ये मानना है कि G23 जो है वही मठाधीशों की टोली है। पार्टी हट में जाए तो बहुत बेहतर हो। पार्टी में मठाधीश एक व्यक्ति हो तो हम बताएं। पार्टी में जो व्यक्ति कहीं भी जगह पा लेता है वो मठाधीश का रुतबा अख्तियार कर लेता है और उसके बाद वो नए व्यक्ति को आने नहीं देता है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव तो बहुत ही कड़वा रहा है। अच्छा, और ठीक है। बहुत ही मन से आपसे बात तो आपने प्रीता जी की बात सुनी। उनका ये कहना है कि पार्टियों को मठाधीश खा गए, कि ये मठाधीश हर जगह बैठ गए और उसके बाद इन्होंने अपना हक समझ लिया पार्टी पर कि अब ये बैठ करके सबको बताएंगे। तो अलग अलग दिशाओं में पार्टी चलती चली गई क्योंकि मठाधीश उसको ले जाते चले गए और उनका मकसद पार्टी को मजबूत करना नहीं था। कि पार्टी में क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो पदाधिकारी बनाया ही जाएगा। अब वो अच्छा है या खराब है, कुछ लोगों के लिए वो अच्छा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए खराब भी हो सकता है। पार्टी और जो बड़ी पार्टियां होती हैं उसमें अक्सर ये शिकायतें होती हैं कि जिसको भी लीडरशिप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है वो उसके अपने कुछ निजी स्वार्थों की वजह से या कुछ उनकी अपनी पसंद नापसंद की वजह से वो कुछ लोगों को आगे बढ़ाते हैं, कुछ लोगों को प्रमोट करते हैं, कुछ लोगों को इग्नोर करते हैं। और उसमें इस तरह की बातें आती हैं कुछ कि ये मठाधीश हो गए हैं। पर ऐसा उसको बिल्कुल ही आप इस सिस्टम को अगर नकार दें वो एक अलग बात है। पर ये हर पार्टी के सामने ये दिक्कतें आएंगी और कांग्रेस कोई उससे अलग तो नहीं है। पर जो आपने मूल विषय जो रखा था कि इसके कांग्रेस क्या खत्म हो रही है या कांग्रेस के जगह दूसरी पार्टीज ले रही हैं, ऐसा मुझे भी नहीं लगता है। क्योंकि कांग्रेस अभी भी देखिए सबसे देश की सबसे बड़ी सबसे पुरानी पार्टी है और उसके जगह जगह चाहे कितना ही हम कह लें, उसके एक तो ब्रांड नेम उसका पहचानने वाले हर जगह हैं और दूसरे उसके सपोर्टर्स हर जगह हैं। ये कमी जो है वो मुझे लगता है कि लीडरशिप के लेवल पे है। जो टॉप में लीडरशिप हमेशा जो पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र वाली बात होती है वो बहुत अच्छा है, वो होना चाहिए। जो चर्निंग जो तहसीन पूनावाला कह रहे थे वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चर्निंग तभी ठीक लगती है जब उसको कंट्रोल करने वाला कोई हो। चर्निंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फिर वो चर्निंग नहीं रह जाती, फिर वो केओस हो जाता है। तो वो उस चीज और वो उसको कंट्रोल करने में लीडरशिप अभी तक मुझे नहीं लगता है कि लीडरशिप कांग्रेस की लीडरशिप बहुत सफल हुई है। आशुतोष, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। देखिए, सवाल यह पूछा गया कि कांग्रेस की नैया को पार कौन लगाए। क्या यह लीडरशिप क्राइसिस है कि राहुल गांधी पूरी तरीके से कंट्रोल लें? भाई, जब आप टॉप पर कंट्रोल लेंगे तभी चीजें व्यवस्थित होंगी ना। यहां आपने कंट्रोल ले तो लिया है, लेकिन आप वो पदभार नहीं संभालना चाह रहे कंट्रोल वाला, वो आपने त्याग दिया। तो ये कैसी त्याग की राजनीति? ऐसे में मालूम ही नहीं है कि ड्राइवर सीट पे कौन है। और उसके बाद प्रीता हरित जी कहती हैं कि बहुत सारे मठाधीश हैं। अब अगर G23 मठाधीशों की टोली है तो भाई 23 ड्राइवर तो नहीं हो सकते ना एक गाड़ी में। देखिए संकेत, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी है वो फैसले कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ये क्यों बात कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता। अगर कपिल सिब्बल को ये नहीं मालूम उनकी पार्टी का लीडर इस वक्त कौन है, कौन फैसले कर रहा है, तो कपिल सिब्बल से सवाल पूछना चाहिए आप किस पार्टी में है। मैं थोड़ी हार्श बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि आज की तारीख में कम से कम राहुल गांधी ने एक चीज तो कोशिश की है कि अगर पार्टी पे कंट्रोल करना है तो पूरी तरीके से कंट्रोल करना है। ये नहीं हो सकता कि उसको कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा और तमाम इन सारे नेताओं के प्रति मेरे मन में कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है,
लेकिन मैं स्पष्ट गुलाम तौर पर नबी कहना चाहता आजाद। हूं, अगर हाँ, गुलाम बहुत सारे लोग हैं, ये सारे सम्मानित नेता है, सबका सम्मान है, लेकिन अगर राहुल गांधी को कमान लेनी है तो फिर पूरी तरीके से कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि चूंकि पार्टी की कमान पूरी तरीके से अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, इस वजह से पार्टी के अंदर क्राइसिस है। और ये क्राइसिस कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर भी हो सकती है और बुरी खबर भी हो सकती है, क्योंकि क्राइसिस में कभी आप अच्छी चीजें निकल के आती, कभी बुरी चीजें निकलती। मेरा कहना 3 चीज है। पहली बात यह कि राहुल गांधी ने यह तय कर लिया है कि जो पुरानी लीडरशिप थी, जो मठाधीश जिनके कहते हैं 70+ लीडर्स थे, उनसे कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। अगर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ना है तो कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल नई कांग्रेस बनकर उभरना है, जैसे मोदी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नई पार्टी बन गई, पहली चीज। दूसरी बात यह मुझे लगता है कि राहुल गांधी पूरी कांग्रेस पार्टी को एक आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पर चलने की आदत कांग्रेस के नेताओं को नहीं है। आप जब भारतीय जनता पार्टी के जब हिंदुत्व का मुकाबला कर रहे हैं तो आप बहुत फ्रिवलस होकर अपने आइडियोलॉजी के बारे में बात नहीं कर सकते। आपका बहुत स्ट्रांग कमिटमेंट होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो करने वाले लोग होने चाहिए। तीसरी बात यह है कि ये कौन लोग हैं जो G23 के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनमें से कितने लोग हैं जो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की है। अगर आप इनमें से पूछे तो ज्यादातर वो लोग हैं जो राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के अंदर आए हैं और लंबे समय से राज्यसभा के अंदर रहे। ऐसा नहीं कि जो राज्यसभा के अंदर आते हैं वो कमजोर नेता होते, लेकिन आप अपनी विधानसभा में, अपने क्षेत्र में, अपने राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी को किस लेवल पे मजबूत करना चाहते हैं। कपिल सिब्बल बहुत बढ़िया वकील है, बहुत अच्छे मंत्री रहे, लेकिन क्या वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर, चांदनी चौक में जाकर या पी चिदम्बरम तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सके? आज की तारीख में तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तृणमूल कांग्रेस जी.के. मूपनार के साथ पी चिदम्बरम बाहर गए थे, तो चिदम्बरम की भी जिम्मेदारी है कि इस बात को स्पष्ट करें कि तमिलनाडु में पार्टी मजबूत क्यों नहीं हुई, क्यों कमजोर हो गई। तो नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन देखिए कई तरीके से पार्टी मजबूत की जा सकती है। एक है कि आप बैठ करके थिंकिंग लगाएं, आप थिंक टैंक बन जाएं, थॉट प्रोसेस बने पार्टी की, और दूसरा आप जमीन से जुड़े हुए जड़ीले नेता बन जाएं। अब अगर ये जड़ के नेता नहीं है, जो कि मुझे लग रहा है आप अपनी बात में यही कहना चाह रहे हैं, तो क्या पार्टी में कोई स्थान नहीं इनके लिए? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मतलब सोचने वाले लोगों का अब स्थान नहीं है कांग्रेस में? नहीं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल पार्टी में इनका स्थान है और पार्टी में इनका स्थान रहेगा, लेकिन समय के साथ आपको बदलना पड़ता है। और अगर आप समय के साथ हिसाब से नहीं बदलेंगे, पार्टी में बदलाव को अगर रजिस्ट करेंगे, और अगर आपकी पूरी कोशिश ये होगी कि मैं किसी तरीके से राज्यसभा में पहुंच जाऊं, तो फिर जाहिर सी बात दिक्कत होगी। मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बता रहा हूं कि पार्टी में एक जमाने में वी.एन. गाडगिल साहब थे। 1998 में उन्होंने लिखा था कि अब 80% हिंदुओं को नकार के आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। वो एक थॉट प्रोसेस था। आज आप बताइए कि मुझे ये जो तमाम G23 के नेता है, इन्होंने कौन सा ऐसा रेवोल्यूशनरी थॉट दिया है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बदल जाएगी? जो आइडियोलॉजिकल चैलेंजेस आज भारतीय जनता पार्टी ये एक महत्वपूर्ण बात तो पेश कर रही है, उसके बरक्स इन्होंने उसको कांग्रेस के ये नेता टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, विनोद अग्निहोत्री जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपका क्या विचार है? आपने सब लोगों की बात सुनी, आपको लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस को एक बार पुनर्जीवित रीएस्टैब्लिश करने की, रिजुविनेट करने की कोशिश कर रहे हैं? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि भाई 2004 से जब से राहुल गांधी आए, जब वो एमपी बने, उसके बाद अपनी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी अमेठी में, उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद तमाम जो उन्होंने दौरे किए, उसमें बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही बोला गया कि ये संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। 2004 से 2021 हो गया, अब तक संगठन ही मजबूत हो रहा है। मजबूत कहां है? तो टूटता चला जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी जब राजनीति में आए थे तो उनको चारों तरफ से पुराने नेताओं से पार्टी पूरी तरह से, पुराने नेता जो है, जो भी G23 के रूप में सामने है, वही काबिज थे। सोनिया गांधी की पूरी टीम, आप इनको कह सकते हैं, वो काबिज थी और वही पार्टी में फैसले ले रहे थे। और राहुल गांधी सिर्फ अमेठी तक अपने को सीमित किए हुए थे। उसके बाद वो पार्टी के महासचिव बनते हैं। तो NSUI और यूथ कांग्रेस देखते हैं, वहां उन्होंने डेमोक्रेटाइजेशन करने की कोशिश की, वहां उन्होंने चुनाव कराने की कोशिश की, लेकिन उसका विरोध इन्हीं सब बड़े नेताओं ने किया कि साहब इससे तो पार्टी टूट जाएगी, इसमें तो इंटरनल डेमोक्रेसी के नाम पर पार्टी में विभाजन हो जाएगा, क्योंकि फिर उनके जो अब नॉमिनेटेड लोग जो अपॉइंट होते थे वो रास्ता बंद हो जाएगा। उसके बाद राहुल गांधी ने 2014 के चुनाव में एक प्राइमरी सिस्टम लाने की कोशिश की, उसका विरोध हुआ। और राहुल गांधी जब पार्टी के उपाध्यक्ष बने तब उन्होंने कोशिशें की। पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने 3-4 राज्य जिताए। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को
मतलब भारतीय जनता पार्टी हारते हारते जीती, जबकि मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके थे। कर्नाटक में प्री एम्प्टिव एक्शन लेकर के उन्होंने तुरंत जनता दल से गठबंधन करके सरकार बनाई अपनी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। यानी इससे ज्यादा सफलता राहुल गांधी के नेतृत्व में, और उस समय जबकि केंद्र में सरकार नहीं थी, कांग्रेस पार्टी को क्या मिल सकती थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन अवसरों का लाभ कांग्रेस के नेताओं ने नहीं उठाया। और 2019 के लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी, जब कांग्रेस पार्टी हारती है, तो पहली बार कांग्रेस के किसी अध्यक्ष ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, या किसी भी राजनीतिक दल के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया। नहीं, देखिए विनोद जी, देखिए आपने जिम्मेदारी लेके इस्तीफा तो दे दिया, आपने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन आपने पार्टी को एक केओस में भी तो डाला। नहीं, केओस में नहीं डाला। केओस में राहुल गांधी नहीं डाला, केओस में डाला सीडब्ल्यूसी के लोगों ने, जिनको तुरंत अपना नया अध्यक्ष चुनना चाहिए था। वो पहले तो राहुल गांधी को मनाते रहे, राहुल गांधी बार बार मना करते रहे, उसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बना दिया। राहुल गांधी ने क्या मना किया था कि अध्यक्षता मत चुनो, चुनते अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसकी थी? ये G23 में जिसमें अधिसंख्य जो है वर्किंग कमेटी में है, इन्होंने वर्किंग कमेटी में क्या बोला, क्या कहा? सबने वहां करबद्ध प्रार्थना करके, सोनिया जी आप आ जाइए, आप स्वीकार कर लीजिए और आप बन जाइए। तो ये किसने किया? तो कुल मिलाकर के इनकी जिम्मेदारी बनती थी। और नहीं, पर विनोद जी आप मुझे ये बताइए कि एक सेकंड, ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस आई, कांग्रेस इंदिरा से बनी हुई है। आज इसका नाम भले ही AICC हो। कैसे ये पार्टी में चाहे जैसे भी चले, कोई गैर गांधी कैसे चला सकता है इसको? इसका पूरा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ही गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमता है। भैया इंदिरा गांधी के जमाने में भी ब्रह्मानंद रेड्डी अध्यक्ष थे, सरदार स्वर्ण सिंह अध्यक्ष थे, ऐसा नहीं है। शंकर दयाल शर्मा अध्यक्ष रहे जब इंदिरा गांधी थी। तो ऐसा नहीं है कि पहले गैर गांधी अध्यक्ष नहीं रहे इस पार्टी में। तो ये इसके बाद जो है नरसिम्हा राव के समय, चलिए सोनिया गांधी पॉलिटिक्स में नहीं थी, वो अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, फिर कैसी रहे। सवाल ये है पार्टी के अंदर एक मैकेनिज्म तो बनाना पड़ेगा ना। जो बात जनार्दन द्विवेदी ने कही थी राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कि भाई वर्किंग कमेटी ने क्या मैकेनिज्म बनाया, उसका जवाब किसी बड़े नेता ने नहीं दिया। दूसरी बात यह है, मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी इस समय जबरदस्त प्रसव पीड़ा के दौर में है, सिजेरियन हो रहा है कांग्रेस पार्टी में। और जो राहुल आशुतोष ने कहा कि इसका नतीजा हो सकता है बहुत बढ़िया कोई बच्चा पैदा हो, और यह भी हो सकता है कि शायद जो है गड़बड़ हो जाए। मतलब वो तो ये सिजेरियन के दौर में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, वो इतिहास दोहराया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में जो 67 में हुआ था, ये 78 में हुआ था। 67 में सारे बड़े नेता एक तरफ हो गए थे, इंदिरा गांधी एक तरफ। 78 में सारे बड़े नेता, सिद्धार्थ शंकर रे, ब्रह्मानंद रेड्डी, देवकांत बरुआ, स्वर्ण, सब एक तरफ हो गए थे। तो अब लगभग वैसी ही एक स्थिति बन रही है। इसको आपदा में अवसर की तरह देखने को आप कह रहे हैं कि इसको राहुल गांधी के लिए आपदा में अवसर की तरह देखा जाए, कि ये उनका मौका है कि जितने पुराने लोग हैं या मठाधीश हैं, वो पार्टी से साइड हो जाएं या वो हट जाएं। और ये बात सही भी है भाई, जब आपकी उम्र हो चली है, आप और लोगों को मौका दें। लेकिन अगर कोई चिपका रहेगा तो फिर उसको कैसे हटाया जाए? और दूसरी चीज, शायद ये इस वजह से तो नहीं हो रहा क्योंकि और बाकी पार्टियों में एकदम साफ साफ है भाई, ममता बनर्जी नेता हैं तो उनकी बात हर कोई सुनेगा, उद्धव ठाकरे नेता हैं, अरविंद केजरीवाल नेता हैं, सब कुछ उनके नीचे होगा। कांग्रेस पार्टी समय समय पर यह कहती है भाई हम तो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। ये लोकतंत्र का हवाला दे करके जो बवाल जारी है, क्या वो ठीक है या नहीं? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो देखिए, कुछ लोग हैं जो बहुत रस लेकर के, जब राजनीतिक आपदा आती है कहीं पर, किसी पार्टी पर, तो एक पत्रकारिता में एक ग्रुप है जो कि बहुत रस लेकर के काम करता है, और वो है कार्टूनिस्ट। ऐसे 2 कार्टूनिस्ट अभी शो पर आएंगे ब्रेक के बाद। अब बस कुछ सेकंड में आप स्क्रीन पर देखेंगे कि पत्रकारिता में एक ऐसा तबका होता है, बाकी तो जर्नलिस्ट जो हैं वो हम जैसे एंकर या कुछ जो पत्रकार जो लिखते हैं, एक और भी कैटेगरी होती है जो सबसे ज्यादा रस लेकर के काम करती है जब जब किसी राजनीतिक दल पर विपदा आन पड़े या कोई ऐसा फैसला राजनीतिक ले लिया जाए जिसमें आप एक बार सोचें, सकुचाएं कि हम कैसे बोलें। लेकिन वो जो क्रिएटिव लिबर्टी होती है ना, वो कार्टूनिस्ट के पास होती है। वो ऐसा कार्टून बना देंगे कि आप एक बार अखबार में 1000 शब्द का लेख पढ़ें या ना पढ़ें, वो कार्टून जरूर देखेंगे।
और ऐसे ही कुछ कार्टून अभी स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएंगे। ऐसे ही कार्टून बनाने वाले दो कार्टूनिस्ट हमारे साथ हैं जिन्होंने कांग्रेस की ये जो दशा और दिशा है उसके ऊपर कार्टून बनाए हैं। कार्टूनिस्ट मंजुल, जो कि मंजुल टून्स के नाम से अपना कार्टून छापते हैं, वो हमारे साथ हैं। मंजुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मंसूर नकवी, चीफ कार्टूनिस्ट हैं दैनिक भास्कर अखबार के। मंसूर भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं मंजुल जी पहले आपके पास आना चाहता हूं। एक आपका कार्टून था जिसमें राहुल गांधी कन्हैया कुमार को ऐसे हाथ दे रहे हैं कि आओ, और वो जिस नाव में उनको बुला रहे हैं उस नाव में बीच में छेद है और एकदम पानी का फुवारा निकल रहा है। ये दिखाने की कोशिश एक कार्टून में कि डूबती नाव में और लोगों को लाया जा रहा है। आपको लगता है, ये सवाल मैंने आपसे इससे पहले एक कार्यक्रम किया था उसमें भी पूछा था कि कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ाना ज्यादा आसान है और किसी पार्टी के मुकाबले? नहीं, देखिए, मैं इसमें दो चीजें कहना चाहूंगा। जैसे एक मैं देख रहा हूं कि एक टैगलाइन आपके यहाँ चल रही है, राजनीतिक संकट कार्टूनिस्ट की मौज। तो पहली चीज ये है कि कोई भी राजनीतिक कार्टूनिस्ट ये नहीं चाहता है कि कोई भी संकट चलता रहे। मतलब मेरी ऐसी दिली इच्छा नहीं है कि देश में संकट चलता रहे और मुझे कार्टून बनाने का मौका मिलता रहे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि देश में संकट चलते। हाँ। ठीक है। दूसरी बात यह है कि चूंकि संकट चलते हैं इसलिए हम कार्टून बनाते हैं। मतलब मैं संकटों के लिए ये नहीं सुबह उठ के प्रार्थना नहीं करता हूं कि देश में संकट हो जाए और मुझे कार्टून बनाने का मौका। तो ऐसा कोई नहीं। मौज वाली बात तो काम है कार्टून के भाई। लिए हाँ। नहीं है। मतलब मैं जो आपको बता रहा हूं वो ये है कि मुझे स्थितियों से दुख होता है इसलिए मैं कार्टून बनाता हूं। मुझे स्थितियों से गुस्सा आती है इसलिए मैं कार्टून बनाता हूं। मुझे कतई इसमें मौज नहीं आती है कि मतलब मुझे कुछ बुरा दिख रहा है और उसमें मुझे कार्टून बनाना पड़ रहा है और उसमें मुझे मजे आ रहे हैं। मैं उसे ह्यूमर के साथ इसलिए परोसता हूं क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर वो ह्यूमर के साथ किसी चीज को पढ़ेंगे तो एक तरीके का मंजुल जी डार्क ह्यूमर है ये। हाँ, कि हिट कर जाए लोगों को ये संदेश, तो एक तरीके का डार्क ह्यूमर है। तो दूसरी बात जो आपने कही कि क्या कांग्रेस पे कार्टून बनाना आसान है, तो मेरा ये मानना है कि चूंकि मैं कार्टूनिस्ट हूं और इतने सालों से कार्टून बना रहा हूं, तो कार्टून बनाना मेरे लिए हमेशा आसान है। किसी भी स्थिति में कोई भी ऐसा मौका हो जिसमें मुझे विसंगति दिखेगी, मैं बहुत अच्छे से कार्टून बना सकता हूं। हाँ, ये जरूर है कि दौर इस तरह के होते हैं जब आपको लगता है कि उन दिनों कार्टून बनाना आपके लिए ज्यादा इसलिए आसान था कि माहौल इस तरह का था कि लोग कार्टून एंजॉय कर रहे। कार्टूनों पे उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं थी जैसी अभी हो रही है। तो वो दौर समय समय पर आते रहते हैं और चूंकि मैं इतने लंबे समय से ये काम कर रहा हूं कि मैंने देखा है कि उस तरह के दौर पहले भी मेरे साथ आए, वो निकल गए। तो मुझे पक्का पता है कि ये दौर भी रहेगा नहीं, ये भी निकल जाए। अच्छा, ठीक है। मंसूर नकवी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपके दैनिक भास्कर में जो कार्टून है वो काफी प्रसिद्ध हो गए हैं, अब आजकल तो फ्रंट पेज पर भी आती है पूरी स्ट्रिप की तरह। मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए एक दौर चला, पहले 80s में हमने देखा था आर के लक्ष्मण के कार्टून और भी तमाम कार्टून। 70s 80s 90s में अखबार में कार्टून की एक अलग अहमियत हुआ करती थी, कार्टूनिस्ट की बड़ी इज्जत होती थी। फिर उसके बाद फोन आए, मीम चल पड़े, बाकी सारी चीजें हुई, तो कार्टून की जरा इज्जत थोड़ी सी कम हो गई, न्यूज रूम्स में भी, अखबार में भी और इंटरनेट में भी आते आते। लेकिन अब आपको लगता है कि एक नया दौर फिर से चल के आया है इस मीम की दुनिया में और वीडियो की दुनिया के बीच में भी। वो कार्टून एक बार और कार्टूनिस्ट फिर से रिवाइव हो रहे हैं और उनकी जगह एक बार फिर से बन रही है। बिल्कुल जाहिर है, और सोशल मीडिया बहुत हद तक जिम्मेदार है। सोशल मीडिया ने कार्टूनिस्ट के डूबते करियर को एक तरह से ऊपर ही कर दिया। हालांकि इसमें बहुत सी चीजें सही भी हैं, बहुत सी गलत, ये अलग है। लेकिन अभी आप पिछले कुछ 10 वर्षों के पहले भी अगर देखेंगे तो आप मुश्किल से 10 कार्टूनिस्ट का नाम अपने हाथ पर उंगलियों पर गिना पाते होंगे। लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया ने लगभग सटायर और व्यंग को जो है एक बहुत अच्छी दिशा दी है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कार्टूनिस्ट के लिए, बहुत अच्छी जगह है। और इसका बहुत असर जो है अखबारों और मीडिया चैनलों पर भी हुआ है। जिस तरह आपके चैनलों पर और दूसरे चैनलों पर कार्टून्स वगैरह देखने को मिल ही सकते हैं। तो ये
नहीं, जैसे आपका एक कार्टून था जब क्रांति नवजोत भाई, सिंह सिद्धू और- जो हैं वो चन्नी जी के एकदम कंधे पे हाथ रख करके चलते थे, ये बताने जी, के जी। लिए कि बिल्कुल ये तो मेरा आदमी है, मेरा बच्चा। तो उसके लिए आपने एक कार्टून बना दिया कि सिद्धू जी जो हैं वो बच्चे की ट्रॉली ढकेल रहे हैं और ट्रॉली में चन्नी जी बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से उस उन्होंने वक्त- शायद कार्टून देख लिया होगा आपका, जिसके बाद ये लड़ाई हो गई। आपने लड़ाई लगवाई है सिद्धू और चन्नी के बीच में। संकेत, एक आपकी आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है। और हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपका एक कार्टून था जिसमें आपने दिखाया था कि चन्नी जी जो हैं वो बच्चे की एक ट्रॉली में बैठे हुए हैं और पीछे सिद्धू जी ढकेल रहे हैं। अब उसका परिणाम ये हुआ कि दोनों में लड़ाई हो गई। नहीं, वो मैं माफी चाहता हूँ अगर मेरी वजह से तुम्हें ऐसा कुछ हुआ है तो मैं सिद्धू जी से माफी मांग लूंगा। लेकिन ये तो हकीकत है कि उस वक्त जो आभास हो रहा था, हाँ, आप देखिए उस वक्त कितने हर जगह सिद्धू जी उनके साथ नजर आते थे, उनके पीछे नजर आते थे। और हाँ। जहां तक खबरों से ये पता चला है कि सिद्धू जी ने ही उनका नाम सीएम के लिए प्रपोज किया था। तो अच्छा, वो उस टाइम यही एक चीज मैं ये उनको- पूछना चाहता हूं आप दोनों से जाते जाते। पहले मैं मंजुल जी से पूछना चाहता हूं। मंजुल जी, आपको लगता है कि अभी आपने ये जरूर बोला कि एक बार पहले भी दौर था और वो चला गया, फिर अभी भी दौर है, वो भी चला जाएगा। आपको लगता है लेकिन अभी वो दौर रहेगा कि कार्टूनों को बड़ी अहमियत, मतलब बहुत ध्यान से देखा जाएगा। देखिए, अगर कोई उस पर उस कटाक्ष पर जवाब दे रहा है या क्रोधित हो रहा है तो इसका मतलब आप तो अपने मकसद में सफल हुए ना, यानी कि संदेश लगा दिल पे। जो शब्द नहीं कर पाए वो एक कार्टून ने कर दिया। नहीं, देखिए ये बात आप कह सकते हैं, लेकिन अभी जैसे आज सुबह मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया है कि मतलब उनको आलोचक नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मतलब आलोचना नहीं हो रही है प्रॉपर। तो अभी भी मुझे लगता है कि बहुत गुंजाइश है कार्टूनिस्टों के पास। प्रधानमंत्री जी प्रसन्न नहीं है कि उनकी आलोचना ठीक से नहीं हो पा रही है, इस तरह का बयान आया है उनको। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी तो उन्होंने एक तरीके से एक चैलेंज दिया है कि अब पता नहीं उन्होंने कार्टूनिस्टों को दिया है या जर्नलिस्टों को दिया है या किसको दिया है, पर उनका कहना था कि उनको हम सभी को दिया है। कायदे से देखा जाए तो सारे पत्रकार समुदाय को दिया है कि भाई आलोचना कीजिए, आप भी लग जाइए, हम भी लग जाएं। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि आप सही कह रहे हैं कि शायद हम लोगों के लिए ये दौर अभी बना रहने वाला है। वो हम लोगों को मौके और देना चाहते हैं कि हम लोग ठीक से आलोचना कर सकें। हाँ, चलिए भाई, बहुत अच्छे अच्छे कार्टून और बने। मैं तो बहुत बहुत ध्यान से इंतजार करता हूं मंजुल टून्स का और नकवी साहब के दैनिक भास्कर के कार्टून्स का। और भी कई कार्टून हैं अलग अलग अखबारों में जिनको देखने में बड़ा आनंद होता है, क्योंकि जो वो कह जाते हैं एक चित्र में, वो बड़े बड़े लेख में भी आप नहीं कह सकते। और ये आज की प्रथा नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से कोई आर्ट फॉर्म खत्म नहीं होता, इवॉल्व होता है और उसका दौर वापस आता है। वही चीज कार्टून्स के साथ भी है। और जैसे कि मंजुल साहब कह रहे हैं कि आलोचना पसंद करते हैं प्रधानमंत्री, तो आइए जुट जाएं इस काम में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं, मुकाबला जारी रहेगा, जाइएगा नहीं। आपने जिम्मेदारी लेके इस्तीफा तो दे दिया, आपने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन आपने पार्टी को एक केओस में भी तो डाला। नहीं, केओस में नहीं डाला। केओस में राहुल गांधी नहीं डाला, केओस में डाला सीडब्ल्यूसी के लोगों ने, जिनको तुरंत अपना नया अध्यक्ष चुनना चाहिए था। वो पहले तो राहुल गांधी को मनाते रहे, राहुल गांधी बार बार मना करते रहे, उसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बना दिया। राहुल गांधी ने क्या मना किया था कि अध्यक्षता मत चुनो? चुनते अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसकी थी? ये G23 में जिसमें अधिसंख्य जो है वर्किंग कमेटी में है, इन्होंने वर्किंग कमेटी में क्या बोला, क्या कहा? सबने वहां करबद्ध प्रार्थना करके सोनिया जी आप आ जाइए, आप स्वीकार कर लीजिए और आप बन जाइए। तो ये किसने किया? तो कुल मिलाकर के इनकी जिम्मेदारी बनती थी। सुबह मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया है कि मतलब उनको आलोचक नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मतलब आलोचना नहीं हो रही है प्रॉपर।
तो अभी भी मुझे लगता है कि बहुत गुंजाइश है कार्टूनिस्टों के पास। प्रधानमंत्री जी प्रसन्न नहीं है कि उनकी आलोचना ठीक से नहीं हो पा रही है, इस तरह का बयान आया है उनको। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी तो उन्होंने एक तरीके से एक चैलेंज दिया है कि अब पता नहीं उन्होंने कार्टूनिस्टों को दिया है या जर्नलिस्टों को दिया है या किसको दिया है, पर उनका कहना था कि उनको हाँ, हम सभी को दिया है।